मेरे लिए सफलता का मेरे लिए तो सबसे पहला मतलब था कि मेरी माँ के चेहरे पे आई खुशी। और कई बार तो ऐसी भी चीज़ें आई जब मैंने सुसाइड करने को भी सोचा। मैं स्टेशन भी पहुँचा, मतलब ट्रेन निकल रही थी कई बार, बट कौन सी चीज़ मुझे रोक लेती थी मुझे नहीं पता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक सेकंड पहले क्या था और अब एक सेकंड बाद क्या है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, मैंने एक आध लोगों को रोते हुए भी देखा जो हमारी रिजल्ट से दुखी थे। तो उस दौरान जब ये प्रेशर रहा तो आपने कि उसको कैसे टैकल किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जो गोंडा के निवासी तो नहीं है, लेकिन गोंडा के लोगों के जीवन में, उनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है, और वो हैं अर्पित गुप्ता जी, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ गोंडा डिस्ट्रिक्ट। अर्पित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको हम कवर कर रहे हैं जेम्स ऑफ गोंडा में, और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि आप गोंडा के रेसिडेंट या गोंडा का आधार कार्ड आपके पास ना हो, लेकिन उसके बावजूद गोंडा से आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सो अर्पित जी की कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि और कैसे इन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया और कैसे अपने सपनों के दम पे अपने जीवन को बदला। अर्पित जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और कंपटीशन को देख के, कंपटीशन को क्लियर करके आज जीवन में एक मुकाम पर पहुंचे हैं आप। आज के जीवन में, आज के अर्पित में और पहले के अर्पित में, कंपटीशन, प्री कंपटीशन अर्पित और पोस्ट कंपटीशन अर्पित में क्या डिफरेंस पाते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये था कि उस टाइम तो ये था कि हमें ये भी सोचना पड़ता था कि सेकंड टाइम में खाने के लिए चीज़ें अरेंज कहाँ से होंगी। अभी फर्स्ट मीटिंग में तो खाना हो गया, पढ़ाई हो गई, अब सेकंड मीटिंग जो खाना है उसका अरेंज कहाँ से होना है। और आज के टाइम में ये है कि हम लोग इस कंडीशन में हैं कि हम किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। इस कंडीशन में बहुत फ़र्क है। बहुत। अर्पित जी, जैसे आपकी कंडीशन, जैसे आपने बताया कि उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी कि एक टाइम के खाने का भी सोचना पड़ता था, तो वो क्या चीज़ थी जिससे आप उसके बावजूद भी लगन में लगे हुए थे कि कंपटीशन क्लियर करना है? क्योंकि बड़ा ही आसान होता है कि प्राइवेट नौकरी करना, घर को सपोर्ट करना है, परिवार को सपोर्ट करना है, उसके बावजूद वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपके फोकस को वेवर्ड नहीं होने दिया? सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे लग रहा था कि अब जो भी करना है मुझे यहीं से कुछ करना है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मेरी इतनी मेहनत है और मेरी माँ का संघर्ष है, मुझे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर थोड़ा सा लेट हो रहा है बट मिलेगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं लास्ट तक, कुछ भी हो मुझे छोड़ना नहीं है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बट मैं इसको पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम प्राइवेट जॉब करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। मैंने यही सोचा था मैं यही करूंगा। हाँ, ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाऊंगा, बट इसी लाइन में जाऊंगा। और ये जैसे आपने बताया है कि ये सोचा था कि ये फोकस तरीके से करूँगा, क्या 1% भी कभी माइंड डाइवर्ट होता था या लगता था नहीं यार फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, कि मुझे झुंझलाहट होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी? उन परिस्थितियों में किसका सबसे ज़्यादा आपको सहयोग मिलता था? मुझे सहयोग खाली मेरा खुद का मिलता था। और कई बार तो ऐसी भी चीज़ें आई जब मैंने सुसाइड करने को भी सोचा। मैं स्टेशन भी पहुंचा, मतलब ट्रेन निकल रही थी कई बार, बट कौन सी चीज़ मुझे रोक लेती थी मुझे नहीं पता। मैंने वो भी बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया। लेकिन हमेशा मेरी अकेलेपन में मेरा सहारा मैं खुद था, बस केवल। और ये जो आपने बताया है कि आपके पास मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे कि जब सुसाइड करने का सोचा, वो क्या कारण थे? वो एक्चुअली ये था कि थोड़ा लेट हो रहा था, घर पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, माता जी अकेली थी। एक मेरा रिज़ल्ट भी आया था SSC के थ्रू, टैक्स असिस्टेंट का। वो रिज़ल्ट फाइनल हो गया था, हम लोगों की पोस्टिंग होने वाली थी। फिर रिज़ल्ट उन्होंने रिव्यू किया, उस रिज़ल्ट से हमें बाहर कर दिया विदाउट एनी रीज़न। तो वो तब लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसी सिचुएशंस भी आई, कभी कभी रिज़ल्ट्स आते थे जो निगेटिव हो जाते थे, फिर लगता था कि शायद अब ब्लैंक हो रही हैं चीज़ें। तो तब ऐसा लगता था कि ये किसका ड्रीम था सिविल सर्विसेज क्रैक करना, आपका या माता जी का? ये किसी का ड्रीम नहीं था। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ कि अब हमें कुछ करना है, कुछ तो करना ही है। तो माता जी का ये कहना था कि आपका जो मन हो वो आप करो। तो मैं इलाहाबाद आ गया। उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद सबसे पहले कोचिंग ही सिविल की स्टार्ट की, पता नहीं था, बट ये था कि धीरे 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 फिर मैं इसमें आया। जब ये माता जी ने आपसे कहा, कभी परिवार की तरफ से, माँ की तरफ से ये प्रेशर रहा
कि नहीं अर्पित जल्दी से क्रैक करना है, परिवार को सपोर्ट करना है, जैसे आप बता रहे थे कि आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस दौरान जब ये प्रेशर रहा तो आपने कि उसको कैसे टैकल किया? एक आध बार जब रिज़ल्ट निगेटिव आए, तो जब बात हुई मेरी माताजी से, तो उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आ जाओ, मुझे भी अकेले प्रॉब्लम होती है, मैं भी कब तक दूसरे के यहाँ, चूँकि वो मामा जी के यहाँ रहती थी। तो मैंने फ्रिक्वेंटली ये बोला कि मैं आऊँगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो। फिर उसके बाद मुझे भी बुरा लगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने वहीं से आगे प्रोसीड किया। मैं 2-3 दिन बात नहीं किया, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं अर्पित जी। ये तो ग्रेजुएशन के समय की बात हुई और फिर आपने क्रैक किया, जीवन परिवर्तन हुआ। फ्लैशबैक पे चलते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी, जो बेस कहा जाता है कि बच्चों का बेस अच्छा होना चाहिए, आपका बेस कैसा था? किस तरह की आपको प्राथमिक शिक्षा मिली थी? प्राथमिक शिक्षा हम लोगों की, चूँकि पिताजी, मैं 4 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे, तो वो जो एक लोकल स्कूल, एक ही स्कूल था जिसमें सारे बच्चे ही जाते थे, तो उसी में मैं भी पढ़ा, 8th तक वहीं पढ़ा मैं। जैसे एक सामान्य शिक्षा मिली, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अलग से बहुत कुछ चीज़ें थी, तो वैसे ही पढ़ाई हुई। उसके बाद 9th to 12th मैंने अपने ननिहाल में रह के किया, तो एक सामान्य सी एजुकेशन बिना किसी फ्यूचर प्लान के करी गई। ये पहला सीड दिमाग में कब आया कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना? ऐसा जब मैं ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया, फर्स्ट क्लास में उसमें पास हुआ, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, बोला कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या करने जा रहे हो? बोला सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। करना क्या था कुछ पता नहीं था, कोई ऐसा बैकअप था नहीं, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे जाना है, तो बोली कि ठीक है, अगर कर सकते हो तो जाओ। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँच के मैंने 1 महीने के बाद फिर बोला कि मैं लौट आऊँ, मुझे नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी टफ लाइफ थी, अपने आप बनाना, खाना, कोचिंग। तो अच्छा, पढ़ाई से डर नहीं था? नहीं, पढ़ाई से कभी डर नहीं रहा। थोड़ा सा ये था कि अपने आप बनाना, खाना होता था, कोचिंग जाना होता था। तो मम्मी ने कहा अब जहाँ गए हो वहीं रहो, अब नहीं आना है। तो फिर वो एक चीज़ थी, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया उसको। वहाँ से फिर कंटिन्यू किया? वहाँ से कंटिन्यू किया। ये सिलेबस कभी ओवरवेलमिंग नहीं लगा कि इतना ज़्यादा सिलेबस, कहाँ ग्रेजुएशन का मेरा सिलेबस और कहाँ ये यूपीएससी, हिस्ट्री, सिविक्स, जो इतनी सारी पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी सारी पढ़ डालनी है, तो कभी ओवरवेलमिंग नहीं लगा? एक्चुअली जब मैं ये इस फेज़ में आ गया कि मुझे अब यही करना है, तो मुझे वही चीज़ अच्छी लगने लगी थी। अच्छा। मुझे उसी में एंजॉय आ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ के जीने का एकमात्र सहारा मेरी किताबें, मेरा सिलेबस ही था, तो मैं उसी में आपको संतुष्ट कर रहा था बढ़िया से। अब लाइफ के दूसरे तरफ चलते हैं। आपके जीवन में 2 बड़ी कड़ी रही, एक आप और एक आपकी माताजी। तो इस दौरान दौरान आप तैयारी कर रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, माँ का क्या हाल था? माताजी, चूँकि मैंने जैसे बताया कि वो नानी के यहाँ चूँकि अकेली थी, तो वहीं उनको मैंने छोड़ा था। मैं 3 साल घर नहीं गया। 3 साल में लास्ट में घर ही नहीं गया कि अब पढ़ाई करनी है, घर नहीं जाना। तो माता जी से केवल फ़ोन से ही बात होती थी, तो उनकी तबीयत और ये सारी चीज़ें बस खाली फ़ोन से मैं पूछ लेता था। बाकी मैंने घर और घर वालों को 3 साल तक एकदम छोड़े रखा। अब आते हैं आपके सिविल सर्विसेज की तैयारियों पर। जब आपने सिविल सर्विसेज करी तो उस दौरान आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे आप सफल हुए? स्ट्रैटेजी में ये था कि मुझे खाली पढ़ाई करनी थी। सुबह उठने के बाद फिर लंच तक पढ़ाई, लंच के बाद फिर रेस्ट के बाद पढ़ाई। ना मैं कहीं जाता था, ना मैं ज़्यादा लोगों से मिलता था, और घूमने टहलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। आप जब मार्केट निकलते हो तो आपका मन होता है आप कुछ खा लो, आप कुछ खरीद लो। तो जब फाइनेंशियल चीज़ें नहीं रहती हैं, तो ये हो कि आप घर में ही बैठो, वो ज़्यादा अच्छा है। बुक्स जो इधर उधर मिलती जाएँ, अगर खाली हैं तो वही पढ़ लेता था। तो बस यही था कि पढ़ाई और उसी में अपना 100% देने की कोशिश की। जब आपने डिसाइड किया कि सिविल सर्विस करेंगे, तो सिविल सर्विस में जैसे इलेक्टिव्स वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्री क्लियर करने की अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेंस की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये सब मार्गदर्शन कौन करता था? कोचिंग लेते थे, कैसे करते थे? नहीं, कोचिंग तो नहीं की। इसके बाद मैंने एक बार जब खुद मेंस दिया 2012 का, फिर मुझे लगा कि मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रिटन पे होना चाहिए। तो अगले 6 महीने, दिसंबर 2013 से अगले 6 महीने मैंने केवल और केवल लिखा। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई भी लिख के की, क्वेश्चन लिखे, मैंने बहुत 6 महीने कंटिन्यू दिन रात लिखा, जिसका ये रिज़ल्ट निकला कि केवल एकमात्र एग्ज़ाम से ही मैं क्लियर हुआ और एक अच्छी पोस्ट फाइनल हो गई।
जैसे पीसीएस में आपका सिलेक्शन हुआ, कभी ये नहीं हुआ कि दोबारा से परीक्षा देते हैं और यूपीएससी ट्राई करते हैं? नहीं, यूपीएससी मैंने ट्राई भी किया था, पीसीएस के साथ भी किया था, बट वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बुक्स नहीं थी, उस लेवल की कोचिंग नहीं कर सकते थे। मैं दिल्ली भी गया था एक बार 2-3 दिन के लिए, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे वहाँ से बैक होना पड़ा। इलाहाबाद में भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर अपनी पढ़ाई करता था। ट्यूशन भी एक बार बंद हो गई तो मुझे ये था कि बुक्स पुरानी बेच के अपनी फर्दर आगे प्रोसीड करना पड़ता। तो मैं यूपीएससी की तरफ उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया कि ये लगा कुछ मिल जाए, एक अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ मिल जाए। दैट्स वाई यूपीएससी तक नहीं पहुंचा। अभी लगता है कि दोबारा किया जा सकता है या फिर प्रमोशन लेकर ही आईएएस बनेंगे? हाँ, बट ये था कि मैंने उसके बाद ट्राई किया, बस ट्राई करने के बाद ये हुआ कि माताजी का थोड़ा सा प्रेशर ये आया कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अकेले नहीं रह सकती। क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम उन्होंने अकेले काट दिया, तो उन्हें ये लगता था वो अकेले नहीं रह सकती, जिस वजह से फिर मैं उनको साथ में रख के फिर मैंने एक प्रॉपर ही इसी में पूरा अपना 100% देना स्टार्ट किया। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? जो मेरा हिस्ट्री था, डिफेंस था। ओके, हिस्ट्री और डिफेंस के, जैसे डिफेंस स्टडीज़ को पढ़ाने वाले कहते हैं कि बहुत कम ट्यूटर्स मिलते हैं, उसको आपने कैसे तैयार किया? डिफेंस का चूँकि सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है, बट उसका सिनेरियो बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड का डिफेंस सिनेरियो और ये सब। तो जो करंट सिनेरियो है, जो भी चलता है, उससे हम लोगों ने तैयारी की। एक टीचर भी थे, उनकी मैंने कोचिंग भी की, हालांकि फ़ीस मैं नहीं दे पाया उनको पूरी, बट हाफ पेमेंट में ही मैंने उनका एक पार्ट किया, जो बहुत हेल्पफुल भी हुआ हमें। ओके, और ये हिस्ट्री की तैयारी? हिस्ट्री की तैयारी तो मैंने अपने आप, अपने सिलेबस से, बुक से 2-3 नोट्स लोगों के मांग के उससे किया। किन किताबों को छुआ? हिस्ट्री में मैंने एक एनसीईआरटी से तो स्टार्ट ही की, देन फिर प्री के लिए अलग बुक्स पढ़ी, मेंस के लिए अलग पढ़ी। स्पेशली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे चूँकि ज़्यादा जोर रहता था, तो मॉडर्न के लिए हम लोगों ने उस समय की विपिन चंद्रा थी, बहुत सारी बुक्स जो अच्छी मार्केट में आती थी, वो मैंने की तैयारी की। जिस दिन परिणाम आया उस दिन अर्पित गुप्ता ने किसको सर्वप्रथम बताया कि मैंने क्लियर कर लिया? रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो जो मेरा रूममेट था मैंने उसको बताया, फिर मुझे लगा कि मम्मी को बताना चाहिए, तो मैंने मम्मी को बताया, लेकिन बट वो उस समय कीर्तन में गई हुई थी, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। तो फिर नेचुरल फ़ोन मामा को, चूँकि वहीं रहती थी, तो उन्हें बताया। मम्मी खुश बहुत हुई, बट उन्हें ये लगा था कि पिछला रिजल्ट जैसे कैंसिल हो गया था, कहीं ये भी ना हो जाए। अच्छा। तो उनको उस पर भी डाउट हुआ था, रेत की तरह हाथ से हाँ, कि ये भी ना हो जाए। तो उनको असली खुशी तब मिली जब मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तक उनको वो चीज़ नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र में ज़्यादा लोग सर्विसेज में है नहीं, तो उन लोगों को उस चीज़ का चार्म और थोड़ा लेट से ही समझ में आया। सो जैसे आपने ये अचीवमेंट किया अर्पित जी, आपकी लाइफ में भी परिवर्तन ज़रूर हुआ होगा, आई एम श्योर कि लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ होगा। अब एक टाइम की रोटी नहीं ढंग से नसीब नहीं होती थी, अब जो है अच्छे से खाने मिल जाते होंगे। क्या कुछ चीज़ मिस भी करते हैं कि हाँ, ये इस तरह की लाइफस्टाइल मैंने खो दी जस्ट बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट? लाइफ स्टाइल में हाँ, बिल्कुल। टाइम कभी कभी, जैसे बहुत सी चीज़ें जो हम लोग इलाहाबाद में अच्छे से कर पाते थे, अपने मन से जो खुद मन है वो किया। जॉब के बाद भी मैंने पहला फर्स्ट 3 साल इलाहाबाद में ही दिया, और उसमें भी 1 साल मैं अपने रूम में ही रहा। जिस रूम में मैं तैयारी कर रहा था मैंने वो नहीं छोड़ा, वो रूम से ही मैंने रहा। इवन मैंने खाना भी खुद बनाया, मैंने बर्तन भी धुले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं से स्विच कर जाऊं। और मैं सर्किट हाउस भी पहुंचा, एक दिन रुका, बट मैं चला आया, मेरा मन नहीं लगा। तो 1 साल तो मैंने उसी रूम से उन्हीं चीज़ों के साथ अपनी सर्विस को कैरी किया। बट ये था कि उसमें ये था कि जहाँ कुछ भी पैसे नहीं थे, उस समय सैलरी आ रही थी हमारे पास, तो जो मन था वो खा सकते थे, ला सकते थे। ये थोड़ा डिफरेंस आया, वो चीज़ें मिस होती हैं कि अभी भी अपने लिए टाइम अब नहीं बच पाता। तो जब संपन्नता आई, बहुत सारा होता ना कि अनअचीव्ड, कि ये नहीं कर पा रहा था यार, ये नहीं कर पा रहा था, अच्छा पहन नहीं पा रहा था, घूम नहीं पा रहा था, ऐसी क्या क्या चीज़ें थी आपके विश लिस्ट में जो आपने एक एक करके निपटाया जिन्हें? एक्चुअली लाइफ का इतना पार्ट मैंने अकेले काटा है कि मेरी कोई विश नहीं रह गई थी। मैं सही ये बताऊं तो मेरी कोई विश रही नहीं गई थी। जॉब में जब मैं आ गया, उसके बाद ये रहा कि सबसे पहले मम्मी की कान की मशीन लगानी है कि उनको थोड़ा सा कम सुनाई पड़ता है। तो इस टाइप की विशेज़ ये रही कि हाँ, मम्मी का ये हो जाए, उनका ये हो जाए। मेरी अपनी कोई पर्सनल विश नहीं रही कि जो पूरी ना हो पाई वो मैं कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, वो आज भी नहीं है। अच्छा, आज माँ को कैसा महसूस होता है?
आज उनको बहुत ही मतलब मैं कहूँ बहुत प्राउड फील होता है। वो सब जगह बताती हैं, वो चाहती हैं उनके रिलेटिव्स आके उनको देखें वो किस कंडीशन में हैं, और हर जगह वो जाना चाहती हैं, हर सबसे बात करना चाहती हैं। तो आज तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अचीवमेंट तो हो गया, लेकिन आप जैसे पता कि समय बहुत कम मिल पाता है, तो क्या कभी रंज होता है कि हाँ परिवार को, माँ को समय नहीं दे पा रहा हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इस चीज़ का रंज होता है? नहीं, इस चीज़ का इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं काम को भी टाइम दे रहा हूँ। अगर वो टाइम मैं कभी ख़राब करूँ या मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ या दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रहा हूँ तब का टाइम ना दे पाऊँ तो कोई बात नहीं। ऑफिस के बाद, पब्लिक के बाद सीधे घर ही पहुँचता हूँ, तो घर में भी सब जानते हैं कि हाँ काम ही कर रहे हैं, तो उनको भी कोई अफसोस नहीं रहता। अगर मैं कोई कहीं और टाइम दूँ तब तो उन्हें ज़रूर शिकायत होगी कि हमें टाइम नहीं देते, बट मैं ऑफिस के बाद घर के अलावा किसी को टाइम नहीं देता। किस तरह की हॉबीज़ आज की डेट पर रखते हैं? मेरी हॉबी मैंने बताया ना कि वैसे ही जैसे मेरी कोई इच्छाएं नहीं रही वैसे मेरी कोई हॉबी भी नहीं रही। गाड़ियों का शौक, कपड़ों कुछ का नहीं, शौक? नथिंग, कोई गाड़ी नहीं, कोई कपड़ा नहीं। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, दिन भर पूरा अपना ऑफिस का निपटा के रात में घर पहुँचता हूँ। खाना जो मुझे मिलता है मैं खाता हूँ और चुपचाप, कोई शौक़ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, मम्मी खुश रहें, घर में वाइफ है, बहनें हैं, सब खुश रहें, पर उतने ही है, उतने ठीक है। अच्छा, कहते हैं जब सफलता आती है तो आपके जीवन में तो परिवर्तन होता है, आसपास के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होता है। आपके आसपास के जो लोग थे उनका जीवन कैसे बदला? माँ का जीवन तो आपने बताया, थोड़ा सा उस पर भी बताइएगा। और बहनें हैं, फिर शादी हुई, अर्पित एक सक्सेसफुल आदमी बन गए, इन सब जो आसपास आपके लोग हैं इंटीमेट सर्कल में, उन लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया? जैसे मेरे फैमिली में तो मदर और मेरी बहनों की शादी हो गई थी, बट शादी के बाद भी चीज़ें मैंने बदलते सुनी। जैसे पहले कभी किसी ने बताया कि उनके भाई ये हैं, तो कुछ बात अगर हो भी रही थी तो वो रुक गई। कुछ ऐसी कजिन्स बहनें थी जिन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि आज हमारे घर में ये होने वाला था, बट उन्होंने कहा कि उनके रिलेटिव्स ये हैं, उनका भाई ये है, तो वो भी नहीं हुआ। कुछ लोग बिना बताए ही नाम ले के अपने काम कर लेते हैं। तो ये एक इम्प्रूवमेंट दिखता है। जहाँ हम लोग तैयारी करते थे वहाँ पे नेम प्लेट लग जाने से ही, कभी कोई इलेक्ट्रिक वाला नहीं जा रहा, कभी कुछ, इस वजह से वो सब भी बहुत अच्छा सुन के लगता है। कभी दोस्त लोग उस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो ये सब सुन के खुशी होती है कि हाँ नहीं, मैं मेरे नाम से ही लोग थोड़ा सा काम चला रहे हैं। जितना आप ऊपर जाते हैं उतना एक्सेसिबिलिटी औरों के लिए समाप्त होती है। हाँ, बिल्कुल। कुछ हम जैसे मीडिया वाले कभी कभार घुस जाते हैं, आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऐसी एक्सेसिबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं कि उन लोगों को फील ना हो कि अर्पित अब बात नहीं कर पा रहे हैं, अर्पित अब मिल नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं जैसे जिसका भी फ़ोन आता है, या मैं खुद संडे फ़ोन कर लेता हूँ, या जो कभी मिलने आ गया उससे मिल लेता हूँ। हाँ, खुद नहीं जा पाता कभी, क्योंकि मैं अपने काम से छुट्टी नहीं लेता। मैं अभी भी मतलब 1.5 साल हो गए मैं घर नहीं गया। अच्छा। हाँ, अपने घर में नहीं गया, तो छुट्टी थोड़ा सा कम लेता हूँ, इस वजह से फैमिली को ही टाइम और बाकी लोगों से फ़ोन से बात। व्हाट नेक्स्ट? अर्पित के जीवन में अब अनकम्प्लिश्ड कुछ बचा है या नहीं? तो अगर है तो वो क्या है? अभी मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो 2021 में बेटा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया तुरंत होते हुए। तो अभी तो बस यही है, थोड़ा सा एक फैमिली आगे प्रोसीड कर जाए, जो कि होपफुली सब अच्छे से हो जाएगा बस। और ऐसा सच कुछ कोई प्लान नहीं है बढ़िया, क्योंकि अब ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है, जॉब है, मदर, घर, सब कुछ है, तो अब ऐसा कुछ प्लान नहीं है आगे। चूँकि आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने अचीवमेंट से, खुशियाँ हैं परिवार में, माँ खुश है, आसपास रहने वाले खुश हैं, मित्र लोग खुश हैं पुराने, और पब्लिक खुश है आपके व्यवहार से, गोंडा की जनता आपकी तारीफ़ करती ही करती है। आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे इस जवाब से आपके लिए सफलता का मायने क्या है? सफलता की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए सफलता का, मेरे लिए तो सबसे पहला मतलब था कि मेरी माँ के चेहरे पे आई खुशी, उनकी संतुष्टि। उन्होंने लगभग 30 साल बहुत स्ट्रगल किया दिन रात, तो जब मैं उनसे मिला, उस सफलता का असली मायने मुझे उनका ही चेहरा देख के आया कि हाँ मैं सफल हूँ। वैसे तो जो डेली ही लोग आपको बताते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हो, आप नहीं चाहते हो तभी लोग बताते हैं, बट वो एक सफलता का मायने मेरी नज़र में जो आया वो मेरी माँ का चेहरा था उस दिन का, जब मैं उनसे मिला। तो एक बड़ी चीज़ मेरे लिए वो थी। तो माँ के जीवन में किस किस तरह का परिवर्तन लेकर आपको, जैसे अर्पित को महसूस होता होगा ना कि मैं ये माँ के लिए ये नहीं कर पा रहा, या माँ के पास ये नहीं है,
ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि हाँ अब मैं करके दूंगा और माँ की ये हर ख्वाहिश पूरी करके दूंगा? जैसे इसके बाद मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मैं साल में मिनिमम एक मैक्सिमम 2 बार माँ को तीर्थ यात्रा कराऊँ। और वो माँ जो कभी ट्रेन में नहीं बैठी, कभी एसी बस में नहीं बैठी, मैं उनको प्लेन में ही सफ़र कराता हूँ। तीर्थ यात्रा में साल भर का पैसा ऐसे ही बचा के रखता हूँ कि उनको मैं चारों धाम या जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको ले जाऊँ। अभी मैं हर साल जाता हूँ, मैं अभी भी गया था जगन्नाथ, हर जगह मैं जाता हूँ। स्वयं जाते हैं? हाँ, मम्मी को लेके मैं खुद जाता हूँ। मैं मतलब शादी के बाद हनीमून पे नहीं गया, बट तीर्थ यात्रा माता जी को लेके मैं जाता हूँ। और वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको प्लेन से ही कराऊँ सफ़र। तो ये बस ये रहता है कि उनको बाकी चीज़, और वो जो कहती है उनके मुँह से जो निकलता है उसको कोशिश मैं करता हूँ कि पूरा कर दूँ। माँ के मुँह से निकलता क्या है? माँ की चाहत क्या है? जैसे छोटी छोटी चीज़ें वो कहती हैं। वो कहती हैं कि जैसे उनसे पूछो कि कहाँ जाना है, तो वो कहेंगी कि हमको फला मंदिर लिए चलो। तो ठीक है, मैं विदिन 24 आवर कोशिश करता हूँ कि चलो भाई उसी मंदिर चलो। मैं वहाँ कुछ उनको चाहिए, अगर कुछ खाना है या कुछ ऐसा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत उनके बोलने के बाद चीज़ उनके पास पहुँच जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरे पास ये नहीं है। मैं मंथली उनको कुछ इतने मतलब इतने कुछ थोड़े बहुत जो मेरी उसके पैसे भी दे देता हूँ कि उन्हें ये ना लगे कि हमें मांगना भी पड़ रहा है। ये स्थिति भी ना आए, तो कोशिश करता हूँ चीज़ें थोड़ी मेंटेन रहें। जब इंसान अचीव करता है तो कहीं ना कोई उस व्यक्ति का आइडल होता है ना, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने किससे इंस्पिरेशन पाई? मैंने तो अपनी माँ से ही लिया, क्योंकि घर में मैंने उन्हीं को देखा था, उन्हीं का संघर्ष देखा था। आज भी जब मैं दिन भर काम से कभी परेशान हो जाता हूँ, कभी मीटिंग हो गई या लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो मैं यही सोचता हूँ, जब एक माँ ने अकेली होके इतना पूरा अपना संघर्ष कर लिया तो फिर मैं भी कर ही लूँगा। तो वो आज भी मैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा माँ के संघर्ष के बारे में बताइए। 1988 में माता जी 32 ईयर की थी, तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब हम लोग 6 बच्चे थे, सब छोटे छोटे ही थे। सबसे छोटी वाली बेटी तो 2 साल की थी, जो उनकी गोद में थी। आपकी आयु कितनी थी? मेरी उस समय मैं 4 साल का था जब पिताजी एक्सपायर हुए थे। कैंसर से हुए थे, तो चूँकि बीमारी से हुए थे तो जितने थोड़े बहुत पैसे थे वो भी जा चुके थे। जो हमारा बिजनेस था वो घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। और ये आपके गृह जनपद लखीमपुर की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे एक हमारी जो आइसकैंड्री मशीन, जिस पे आइसक्रीम बिकती है और आटा वाली, ऐसे करके एक प्रॉपर वो लगा हुआ था, जिसको पापा वीकली जाते थे। अच्छा। वो देखते थे। तो फिर वो मम्मी चूँकि कभी घर से निकली नहीं थी, उन्होंने फिर उसको स्टार्ट किया। उस 30-32 साल की उम्र में बाहर निकलना, जीप में बस में बैठ के डेली अप डाउन करना। शाम को हम लोग वेट करते थे कब वो आएंगी, कब खाना बनेगा। अच्छा। उस समय मोबाइल था नहीं, ट्रैफिक का भी बहुत अच्छा था नहीं, तो कभी अगर वो नहीं आ पाती थी, देर हो गई, तो वो वहाँ पे नानी के यहाँ रुक जाती। तो हम लोग रात भर खाना नहीं खाते थे, हम लोग ऐसे ही सो जाते थे। फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती थी, उन्हें पता था कि बच्चे भूखे होंगे, तो वो सुबह आ जाती थी। तो फिर हम लोग सुबह ही नाश्ता कर पाते थे। तो गर्मी हो, सर्दी हो, सब कुछ हो, तो उन्होंने एज ए लेडी, और घर का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था, हमारे चाचा ताऊ या जो भी थे, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। सपोर्ट नहीं चाहिए था, बट ये है ना कि आप किसी का अच्छा ना कर पाओ तो बुरा ना करो, कम से कम साथ खड़े। हाँ, उन लोगों ने जो सेकंड पार्ट था वो ज़्यादा रोल प्ले किया, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई, बहुत आई। बट ये है कि सब। माँ से आप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या लेते हैं? माँ से ये है कि उनके लिए ये था कि उनको अपने बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छे संस्कार देना है। उनको बस यही था, दिन रात वो मेहनत करती थी। उनकी एक और भी चीज़ अच्छी मुझे लगती थी कि वो कुछ भी खाएं ना खाएं, बट उन्हें अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है, अच्छा पहनाना है। उनको वो रोता हुआ नहीं देख सकती थी। तो वो लगता था कि जब वो कर ले गई सब कुछ, तो मैं भी कर ही लूँगा, उतना कोई वो तो इशू है नहीं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि सब कुछ बच्चों के लिए। एक बार छोटी सी घटना हुई थी, जो आप आइसकैंड्री मशीन देखते होंगे, वहाँ पे पट्टा चलता है, जो मोटर वगैरह होता है तो पट्टा, तो उसमें उनकी साड़ी फंस गई थी एक बार। तो साड़ी फंसने का मतलब होता है कि आप पूरा उसके अंदर रोल हो जाओगे। देन उन्होंने तुरंत फिर कॉल की, सब लोग बाहर आए, उन्होंने अपनी साड़ी निकाली। उनका एक ही स्टेटमेंट था कि मुझे लगा कि ठीक है, मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो एक चीज़ उनके लिए लगती है कि जब वो इतना कुछ सोची, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर रहा।
बस यही है एक चीज़ जो चल रही है। जब ये परिणाम आया, आपके सिलेक्शन का परिणाम आया, उस दिन अर्पित का व्यवहार क्या रहा? अर्पित के जीवन में उस दिन क्या क्या घटनाएं घटी? जिस दिन रिज़ल्ट आया मुझे आज भी याद है, नेक्स्ट ईयर का पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम 3 दिन बाद होने वाला था। तो मेरे सारे जो भी साथी लोग थे, मेरे इवन रूममेट भी अपने प्री की तैयारी कर रहे थे, बट मुझे पता था आज रिज़ल्ट आना है। तो जब रिज़ल्ट आना है तो मन तो लग नहीं रहा था किसी चीज़ में। ये भी था कि होगा या नहीं होगा। अभी पहला क्वेश्चन तो ये था, ये तो था ही नहीं कि कहाँ होगा, बस ये था कि रिज़ल्ट में कहीं भी हमारा नाम आ जाए, ताकि एक। तो मैं सुबह से उठ के अपना वही रूटीन करते हुए घर से बाहर निकला। गर्मी बहुत थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, सब लोग पढ़ रहे थे, रोड पे सन्नाटा था। एक हमारे सीनियर मिले तो मैंने देखा, मैंने कहा इनका नहीं हुआ आज तक इतने इंटरव्यू, जैसे आपने पूछा था इंटरव्यू बहुत लोग नहीं हो पाते, मैंने कहा इनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। फिर मैं आगे बढ़ा, 1-2 लोग और मिले, बोले कि रिज़ल्ट से ज़्यादा उम्मीद मत करिए और वो होता नहीं है किसी का। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आगे मैं बढ़ा तो एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान खुली थी, छोटे से लैपटॉप पे मैच चल रहा था, तो 1-2 लोग मैच देख रहे, तो मेरा टाइम नहीं पास हो रहा था, मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, क्योंकि मैं मैच नहीं देखता। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो फिर उसने कोल्ड ड्रिंक वाले ने अपने शटर को गिरा दिया। तो ये हुआ कि उसमें कोल्ड ड्रिंक अगर कोई पिएगा तो भी वो दिखाएगा। तो 10 रुपये मैंने उसको दिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। जितनी देर कोल्ड ड्रिंक चली उतनी देर तो उसने मैच खोला, फिर उसने बंद कर दिया। फिर मैं वहाँ से चला आया, फिर नहीं मन लग रहा था, सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं जिसके पास भी जाता वो मुझसे यही कहता कि रिज़ल्ट का वेट मत करो, आगे की तैयारी करो, होना कुछ है नहीं। फिर मैं आ गया रूम में। फिर 5 बजते मैंने अपने पार्टनर से कहा चलो घूम आते हैं, टहल आते हैं। मैं मोबाइल तो देख ही रहा था कंटिन्यू। अच्छा। तो फिर नीचे उतरते फिर स्क्रीन पे आया रिज़ल्ट। जैसे ही मैंने ओपन किया, मतलब उस समय ये लग रहा था कि अभी हार्ट फेल किसे कहते हैं, वो मैंने उस समय फील किया। तो हार्ट बीट जो भी उसका एक्सट्रीम लिमिट होगी वहाँ पे थी। मैंने उसको ओपन किया, मैंने उसमें पहले तो रोल नंबर डाला, तो वो भी ब्लू करके आया, नाम देखा वो भी आया। तो नीचे से मुझे लगा अब हो गया, वो तो मैंने क्लियर किया। अब मुझे लगा क्या हुआ, तो फर्स्ट पेज पे ही था। तो फिर मैंने तुरंत ही वहाँ से अपने रूममेट को चिल्ला के बोला कि देखो क्लियर कर लो पहले, कि हाँ मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। मैंने उनको बोला क्लियर कर लो पहले। तो उन्होंने देखा, बाकी लोगों ने भी फिर देखा। फिर जब क्लियर हो गया तो फिर चूँकि मेरे तो पॉकेट में इतने पैसे थे नहीं, मैं मिठाई खिलाया था, 20 रुपये थे मुझे याद है। फिर लोगों ने सारे लोगों ने मिठाई मंगवाई। कहाँ से मिठाई आई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट वो रात फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब खाना वाना कुछ, ना भूख लगी ना नींद आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 1 सेकंड पहले क्या था और अब 1 सेकंड बाद क्या है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, मैंने 1-8 लोगों को रोते हुए भी देखा जो हमारी रिजल्ट से दुखी थे। अच्छा। कि कैसे इनका हो गया। अच्छा। मैंने वैसे लोगों को आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा नंबर आएगा। हाँ। और वो कॉन्फिडेंट थे कि इसका नंबर नहीं आएगा। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था। मतलब मुझे मेरा ग्रुप हमेशा ऐसा समझता था कि मुझे कम आता है, मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं था। मुझे जो आता है वो मेरे अंदर है, कॉपी पे आएगा और सबके सामने आएगा। तो उनको लगता था इसका कैसे। बहुत बार तो बहुत तक ये लोग बोलते रहे कि इन्होंने मैनेज कर लिया तभी इनकी जॉब लगी। तो यहाँ तक भी बातें आई, बट फिलहाल लास्ट सब अच्छा रहा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आज दूसरा सवाल अर्पित जी मेरा आपसे ये था कि जैसे संपन्नता का जीवन नहीं रहा, लेकिन नॉर्मल बच्चे में बालहट होता है, कई बार हो सकता है माँ से कि मुझे ऐसी चीज़ की डिमांड की गई हो जो माँ की अवस्था ना रही हो। कभी कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मम्मी मारती बहुत थी। बहुत मारती थी। अगर छोटी सी भी शैतानी की है, उनको ये लगता था कि पापा के ना रहने से बच्चे बिगड़े ना, और इसको ये कभी ना लगे कि अकेला है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाए। उनको ये लगता था कि बहनें हैं तो वो हैं, ये अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर, सबको बराबर, इवन हमको कम। अच्छा। हमको कम करके समय पढ़ने पे जितना, मतलब मैंने मार खाई है मम्मी से, उतना शायद किसी बच्चे ने नहीं खाई है। तो ऐसा कुछ कभी कोई शैतानी के नाम पे या कोई डिमांड के नाम पे कभी कुछ रहा ही नहीं। मतलब उन्होंने अर्पित की आवाज़ उठने ना कभी नहीं। उठने से पहले ही उन्होंने वहीं पे उसको क्लोज कर दिया कि इसलिए कुछ सोचो ही मत। इसलिए अभी भी वैसा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये चीज़ है। तो आपका चरित्र जो कैरेक्टर है ये माँ ने बहुत अच्छा सा शेप करा। हाँ, मार पीट के उसको शेप बना दिया अच्छे से। क्या अर्पित की माँ आज भी डांटती हैं? हाँ डांटती हैं, इवन बस मारती नहीं है, इतना ही करके छोड़ती हैं। बाकी वो किसी भी सामने क्या बोलेंगी मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो आज भी प्रॉपर डांटती हैं।
अगर मुझे सुबह 10 बजे 5 मिनट भी देर होती है आने में तो पूछती हैं कि आज छुट्टी है, जाना नहीं है, क्यों हुआ। आज भी अगर मैं 7 बजे के बाद बिस्तर पे होता हूँ तो उसी प्रॉपर से दरवाज़ा खोलती हैं और पंखा बंद करके चादर वादर हटा देती हैं, वो वही वैसे ही करती हैं। अच्छा, अब जब दूसरे भाग पे आते हैं इस इंटरव्यू के, एक्चुअली आपका जीवन इतना सफल जीवन रहा है और विपन्नता से संपन्नता की कहानी है, रैग्स टू रिचेस की कहानी है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, खासकर गोंडा जैसे जनपद में जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उतना संसाधन नहीं है, लोगों के पास संसाधनों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप पहुंच नहीं सकते। अच्छी चिकित्सा चाहिए तो लखनऊ जाना पड़ता है, अच्छी एजुकेशन चाहिए लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद जाना पड़ता है। ऐसे में आप जैसे लोगों की कहानियां कई बार बहुत इंस्पिरेशन होती है। तो ऐसे बच्चों को जो सिविल सर्विसेज की तरफ फोकस करते हैं और ये ध्येय बना के चलते हैं कि जीवन में सुधार करना है आपकी तरह, कि जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपको अमीरों से लड़ना है तो सरस्वती का ध्यान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब आदमी के लिए अमीरों से लड़ने के लिए सरस्वती और विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, और वो स्ट्रैटेजी से आपने बताया कि मैं पढ़ता था, फिर खाना खाता था, फिर पढ़ता था, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता था। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक तो टाइम टेबल के मामले में क्या टाइम टेबल हो सकता है, और नोट मेकिंग के बारे में मामले में बताइए। एक तो ये सबसे पहली चीज़ है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई भी नहीं है। पढ़ाई जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा अपना था कि मैंने नोट्स बना के पढ़ा, और जो लोग संसाधन की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और मैं आगे नहीं पढ़ पाता, कई बार यहाँ भी लोग आते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप से धोखा करते हैं। पढ़ाई के लिए अगर आपके मन में है डेडिकेशन, आपको कुछ करना ही करना है, तो फिर कोई चीज़ बाधा नहीं बनती है आपके। और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, तो मुझे ये लगता है कि कोई चीज़ बाधा नहीं बनती। हाँ, जिस दिन आप खुद सोच लोगे कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको सारे संसाधन दे भी देंगे तब भी नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीज़ तो नहीं होती। अगर ये होता तो हर पैसे वाले घर का आदमी सिविल सर्विस में होता। तो वह आपकी ही बात पे चलते हैं कि अगर कोई इंसान बिना कोचिंग करे यूपी पीसीएस को क्रैक करना चाहता है, आप उसको क्या एडवाइस देंगे? पहली चीज़ तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कोचिंग करके ही सिविल सर्विसेज को क्रैक किया जाता है। आप 100% अच्छी बुक्स को चूज़ करके घर में पढ़ाई करिए, अपना 100% दीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए, मेंस तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर प्री निकाला, हम चलिए प्री की बात करते हैं, प्री निकालना है तो किन किताबों को आप सजेस्ट करेंगे कि उन किताबों को पढ़ के आप प्री निकाल सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे? सबसे पहले प्री अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले तो 2 पेपर, कोई भी 2, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप जो आपकी लैंग्वेज है, वो 2 पेपर आप अच्छे से पढ़िए उनको। उन 2 पेपर को पढ़ते समय उस पेपर से खाली करंट नहीं निकालिए, उस पेपर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब निकालिए, क्योंकि एक पेपर में अगर कोई भी एक न्यूज़ आती है तो उसमें सब कुछ होता है, बट आप उससे कितना ले पाते हो। एक कोई मंथली मैगजीन जो बहुत आपको लगती है जिसमें मैटर है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। ये 2 काम आप दिन भर में कुछ मत करिए। आप मूवी देखते हो, आप कहीं चले जाते हो, बट ये 2 काम आप छोड़िए ही मत। ये 2 काम के बाद आपका जैसे एक सब्जेक्ट, जो भी प्री में भी तो सारे सब्जेक्ट को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आप उसके लिए एक हिस्ट्री सब्जेक्ट रख लीजिए, या जो भी एक सब्जेक्ट है आप 15 दिन उसको दीजिए। जब लगे कि आपको कमांड हो गई है तो बैक ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आप उनको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी भी क्वेश्चन के आंसर पे नहीं जाना चाहिए, जो 4 ऑप्शन हैं उनको लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन आए हैं तो चारों का बेस क्या है। जब 4 का बेस होने का मतलब है कि आपके 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, एक क्वेश्चन से 5 बन गए, फिर आप आगे बढ़ गए, उससे रिलेटेड कभी भी कुछ आएगा तो वो आपका रेडी होगा। मैं कभी भी एक क्वेश्चन पे कभी भी नहीं गया, मैंने बैक ईयर के पेपर भी सॉल्व किए, तो मैंने चारों को पढ़ा तब आगे बढ़ा। मतलब आपने टॉपिक के साथ में सारे सब टॉपिक भी खत्म कर? बिल्कुल, वहीं पे मैं खत्म कर दिया, तो आगे बढ़ने की, फिर आगे ढूंढने की नौबत ही नहीं आई। तो वो एक प्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ आई। मेरे इंटरव्यू में इनफैक्ट मेरे जो भी इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा भी कि ऑब्जेक्टिव बहुत आपका अच्छा तैयार है। तो बस उसमें यही था कि मैं पेपर, मैगजीन और अपने नोट्स बनाता था, डायरी लिखता था। अच्छा, वो एक बहुत अच्छा जाता था। ये जो इंटरव्यू की बात करें, अगर इंटरव्यू किसी को क्रैक करना है, कई बार बच्चे होते हैं प्री मेन लगातार क्लियर करते हैं, बस इंटरव्यू में अटके रहते हैं, इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देंगे? इंटरव्यू में मुझे लगता है वही लोग रुक जाते हैं जो डबल पर्सनालिटी लेके जाते हैं। आप जो हो वही लेके जाओ,
जो लोग वहाँ पे बनावट की कोशिश करते हैं, अपने आंसर्स में बनाते हैं, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, वहीं पे वो गलत हो जाते हैं। आप प्री निकाले हो, मेंस निकाले हो, तो आपके ज्ञान की तो जांच हो चुकी है, आपने बहुत मेहनत की है, तभी आप यहाँ तक आए। बट वहाँ पे आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही आप अपने आप को रखो। जो नहीं आ रहा है, आप नहीं आ रहा आप बता दो, जो आ रहा है आप उसको बताओ। आप जहाँ उनको घुमाते हो, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ये जान जाते हैं कि आप कहाँ पे उनको कहाँ घुमा रहे हो। तो वो चीज़ नहीं है, एक लाइन जो आप हो वैसे ही प्रेजेंट करो अपने आप को। ये एनसीईआरटी का क्या रोल है? एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, इवन बेस तो वही है। बच्चा जब भी ग्रेजुएशन करके तैयारी में आता है तो 10th का वो है वो भूल चुका होता है, वो हिस्ट्री भूल जाता है, जो ग्रेजुएशन उसने किया है उसको वही याद रहता है। एनसीईआरटी आपको एक बेस बना देती है। जो एक घर है, एक नींव ही नहीं बनी तो पूरा घर बेकार, वो एक नींव एनसीईआरटी तैयार कर देती है। उसको आप अच्छे से पढ़ लिए, आपकी नींव मजबूत है तो आगे सिलेक्शन तो हो ही जाता है। अच्छा, अगर यूपीपीसीएस नहीं हुआ तो क्या जीवन खत्म है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप तैयारी जहाँ कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी अगर वो चीज़ नहीं होती है तो जीवन तो आपको एक अनुभव दे के एक अलग तरीके से जा रहा है। अगर आप उसके बाद कहीं जाते हो तो आपके पास इतने वर्षों का तो अनुभव है ही है। वहाँ जो भी उस फील्ड में काम कर रहा होगा, आपकी एंट्री और उसकी एंट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। आप हर चीज़ के बारे में जानते हो, तो जीवन तो कहीं भी कहीं नहीं रुकता है। सर, एक लास्ट सवाल, और सवाल नहीं कहूँगा, आपकी तरफ से सजेशन और मोटिवेशन या फिर टिप्स उन बच्चों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो अपने ध्येय के प्रति लगन के साथ लगे रहें? प्लीज़ इस कैमरा को देखिए। सबसे पहली तो बात ये है कि अगर आप तैयारी करने निकल आए हो, घर पे या बाहर कहीं भी निकल आए हो, तो आप सफल जरूर होगे। एक यही बात मन में रख के तैयारी करिएगा। जिस दिन भी मन में डाउट आ जाए कि हम नहीं कर पाएंगे, उस दिन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो डाउट आपको इसीलिए आ गया क्योंकि अब आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप सफल होने के लिए ही इस कंपटीशन में आए हैं। बस इस 2 लाइन से तैयारी शुरू करिएगा। कोई भी संसाधन, कोई भी बुक्स, कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं रुकना चाहोगे। इसी के साथ मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ। कभी मेरी कोई ज़रूरत लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि अर्पित जी ने कहा, सफलता का मतलब इनके लिए परिवार की खुशी, माँ की खुशी थी। आपके लिए सफलता का कोई और मतलब हो सकता है। तो सफलता के पीछे लगिए, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने जेम्स ऑफ गोंडा अर्पित जी ने इस वीडियो में बताया कि शंका अपने दिमाग में पैदा मत होने दीजिए। 1% भी डाउट होता है तो आपका ध्यान भटकने लग जाता है, आपका फोकस जो है हिलने लग जाता है। अपने फोकस को कायम रखिए, अपने टारगेट पे अर्जुन की तरह मछली की आंख पर जो है टारगेट बनाकर रखिए। आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य अगले PCS IAS आप बनेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको भी देते हैं उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह के और अच्छे वीडियोस के लिए देखते रहिए गोंडा पोस्ट, और प्लीज़ हमारे नए पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।